तो आज की ये जो क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट 2022 की। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड पर। यूनिट नंबर सेकंड में हम लोग बात करेंगे आज व्यक्तित्व का सिद्धांतों को लेकर, जिसमें व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा, व्यवहारवादी सिद्धांत होगा और मानवतावादी सिद्धांत होगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे समाज मनोविज्ञान में सामाजिक प्रतिक्षण के बारे में भी, अभिवृत्ति निर्माण को लेकर भी, परिवर्तन एवं मापन, संचार और सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत भी हम देखेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को पता भी होगा व्यक्तित्व का बारे में, आप सब जानते होंगे व्यक्तित्व किसे कहा जाता है। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा अपने शब्दों में कि व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व कहते किसको है? बताएं कोई लोग। व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार आता है जी, व्यक्तित्व में उसके गुण अवगुण के जो सारा व्यक्तित्व में आता है, उसकी भाषा, शारीरिक भाषा, बोलचाल। अच्छा, चलिए सही है। और भी कोई बताना चाहेगा, अपने विचारों को प्रकट करना चाहेगा व्यक्तित्व के बारे में? रूपम। व्यक्तित्व व्यक्ति का एक बाहरी आवरण है जिसमें उसके शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक हर प्रकार के गुण शामिल हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो व्यक्तित्व बेसिकली हम जो कुछ भी करते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं यानी एक प्रकार से बिहेवियर, वही बेसिकली व्यक्तित्व बताता है। एक प्रकार से व्यक्तित्व, आपने नाम सुना होगा जेबी वॉटसन के बारे में। जेबी वॉटसन जो हैं व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, आप सबको मालूम भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक एक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो जेबी वॉटसन है। तो जेबी वॉटसन ने ये बात कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यक्तित्व बताता है। आपने नाम सुना होगा अल्पोर्ट का नाम। अल्पोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित कर दे, वही आपका व्यक्तित्व है। ठीक है, वही आपका व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। पर्सनालिटी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति एक यूनानी भाषा से हुई है जिसका पर्सोना कहा गया। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पर्सनालिटी में जो पर्सोना है उसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, उसका मतलब होता है मुखौटा यानी मास्क। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो मुखौटा ये है जो पर्सोना का एक अर्थ बनता है यूनानी भाषा में। तो उस समय व्यक्तित्व का तात्पर्य बताया गया वाह्य गुणों से लगाया गया था, वाह्य गुणों से लगाया गया था। तो यानी हम जो कुछ भी करते हैं बिहेवियर, वो वाह्य गुणों को रिप्रेजेंट किया गया था, तो उसको बताया गया कि व्यक्तित्व है ये। व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों को प्रतिरूपित है या प्रतिरूप करता है या एक प्रकार से प्रतिधारण करता है या रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, वही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। और भी आगे देखेंगे, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे देखिए कुछ विद्वानों के बारे में, जैसे गिलफोर्ड एक विद्वान है, इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड ने क्या बोला था? व्यक्तित्व व्यक्ति का समन्वित गुणों का प्रतिरूप है। वो बात भी आपकी सही हो जाएगी, और यहाँ पे एक रूप है तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। वुडवर्थ एक विद्वान है, वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व के व्यवहार को यानी व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है? ध्यान रखेंगे, वुडवर्थ की परिभाषा है। मर्टन, यहाँ पे आर के मर्टन इनका पूरा नाम है, आर के मर्टन, ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन इनको कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित स्वभाव होता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो जन्मजात पाया जाता है, और इन्होंने कहा कि एक्वायर भी करता है व्यक्तित्व। जैसे कोई बच्चा होता है, अगर कोई दूसरे बच्चे को देखकर उसके व्यवहार को सीख जाता है तो उसको अर्जित बोला जाता है, एक्वायर स्वभाव बोला जाता है, और कुछ तो जन्मजात होता है। तो व्यक्तित्व के व्यक्ति का जो है जन्मजात और अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्ति जैसे रोना, खाना, पीना, ये मूल प्रवृत्तियां हैं, उसको वो जन्मजात पाई गई हैं उसके अंदर। ठीक है, भावनाएं और इच्छाएं जो होती हैं ये समुदाय में देखने को मिलती है, तो ये बेसिकली व्यक्तित्व होता है। तो एग्जाम में ये नहीं प्रश्न बनता है। वुडवर्थ और गिलफोर्ड का इम्पोर्टेंट है, ये दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। विंग एंड हंट की बात करें, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों की एक समग्र रूप है जो व्यक्ति
के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है ना। तो जहाँ पे व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप होगा टोटली, और फिर व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त मतलब होता है एक्सप्रेस करना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्पोर्ट का है। अल्पोर्ट एक ऐसा विद्वान है जिसने व्यक्तित्व एक व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन बताया, और फिर कहा कि वातावरण के साथ उसका आदिति समायोजन जो निर्धारित हो जाता है तो वो बेसिकली व्यक्तित्व कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक और आंतरिक वृत्तियों से है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये परिभाषा आप सभी के लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी परिभाषा है व्यक्तित्व के रूप में। अगर हम बात करेंगे सिगमंड फ्रायड के बारे में, सिगमंड फ्रायड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ईद, ईगो, सुपर ईगो को जब संतुलित करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए जरा एक बार? व्यक्तित्व कहलाती है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भी व्यक्तित्व कहलाती है वो। जब ईद, ईगो, सुपर ईगो की बात होगी और ये संतुलित करने की बात करेगा तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग, व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो व्यक्तित्व मापन के बारे में थोड़ा सा, है ना। व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत कुछ है और ये एक ट्रिक है। ये आपको ट्रिक से चाहो तो याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा जो कि एग्जाम में प्रश्न बना दिया जाता है। ट्रिक आपके सामने ये है कि विकट में जागो आम व्यक्ति हमें मांगना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विकट में जागो, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। विकट में जागो आम व्यक्ति हमें मांगना है मन से और शरीर से। आम व्यक्ति को मांगना है, या आप ऐसे कह लीजिए, या आम व्यक्ति को हमें मांगना है मन से और शरीर से। तो विकट में जागो, तो ये एक प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताया। तो देखो विकट का मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करें, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो हमने वी से क्या लिया? वी से लिया विशेषक सिद्धांत, और कट से हमने क्या लिया? कैटल का नाम। कट से हमने क्या लिया? कैटल का नाम। फिर यहाँ पे जो में है ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। जागो की अगर हम बात करते हैं तो जो जा है इसमें हमने लिया जीव सिद्धांत, या जीव सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। गो से हमने क्या लिया? गोल्ड स्टीन एक विद्वान का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, विशेषक सिद्धांत आरबी कैटल का नाम आता है, आरबी कैटल का, और जैव सिद्धांत आता है तो गोल्ड स्टीन का नाम आता है। फिर हमने आम लिया। आम में अगर हम देखेंगे तो आ का मतलब हुआ आत्मज्ञान का सिद्धांत, और माँ से हमने ले लिया अब्राहम मैस्लो, यानी आपने केवल मैस्लो लिखा है तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो अब्राहम मैस्लो के बारे में, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद अगर हम यहाँ पे व्यक्ति से, तो व्यक्ति से हमें पता चलता है कि व्यक्ति अर्थात या ट्रिक जो है व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत की है, इसलिए हमने यहाँ पे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमें को लेकर। हा से बनेगा आपका हार्मिक सिद्धांत, और ये हार्मिक सिद्धांत में माँ जो लगा है हमें में, माँ का मतलब होगा मैकडुगल का नाम। मैकडुगल ने हार्मिक सिद्धांत दिया, साथ ही साथ मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत भी दिया। याद हो रहा है बताइए कुणाल सर? प्रत्यात्मक, ठीक है, प्रत्यात्मक सिद्धांत, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक शब्द है मांगना। मांगना में मांग जो है, मांग का एक सिद्धांत है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मांगना से जो होगा मांग का सिद्धांत बनेगा, और जो है जो है से हेनरी मुर्रे का नाम बनेगा, ठीक है। फिर मन से, मन मतलब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बन जाएगा, और उसके बाद आपका ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जैसे जो सा यहाँ पे दिख रहा है मन से बन जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड, और आपका साइलेंट बन जाएगा। शरीर आपकी बन जाएगी शरीर रचना का सिद्धांत, और ये जो लास्ट में से है इससे बन जाएगा सैडल का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको 8 सिद्धांत याद हुए हैं। इसमें से ज़रूर आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके हम इन सभी पर चर्चा भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो PDF अभी मैं आपको दे दूंगा, आप आसानी से इसको जो है देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना। देखिए,
व्यक्तित्व के सिद्धांत में उसके अन्य जो है प्रतिपादक रहे हैं कुछ, जैसे फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत रहा है फेमस, सैडन का रचना का सिद्धांत रहा है फेमस, आरबी कैटल का प्रतिकारक अभी हमने देखा भी है उसके सिद्धांतों को, उसको रिप्रेजेंट किया था। फिर अल्पोर्ट का सिद्धांत है, फिर उसके बाद मुर्रे का सिद्धांत है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अभी इस पर बात करेंगे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं सिगमंड फ्रायड से। चलिए फ्रायड से आप लोग ज़रा मुझे बताएं कुछ बातें कि फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किन किन बातों पर चर्चा किया है व्यक्तित्व में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ अगर हम बात करते हैं बेसिकली व्यक्तित्व के जो है मन, व्यक्तित्व की 3 टाइप की संरचनाएं होती हैं, 3 तरीके का मन होता है। 5 बच्चा एक व्यक्ति जो है 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक व्यक्ति के किस तरीके से समाज में आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके अंदर क्या चीज़ें इस समय हर एज के अनुसार क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है फ्रायड ने जिक्र किया है रक्षा युक्तियों के माध्यम से। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के निर्माण में इद, ईगो, सुपर ईगो की बात किया था। इद अचेतन मन है, ये आप जानते हैं, जिसमें मूल प्रवृत्तियां और नैसर्गिक इच्छाएं रहती हैं और ये शीघ्र तृप्ति चाहती है। ईगो चेतना है, इच्छा शक्ति है, बुद्धि और तर्क है, ये आपका ईगो है। सुपर ईगो जो होता है वो आदर्श से निर्मित होता है, ये फ्रायड के ईगो के विषय में कहा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखिए कि जो आदर्श को निर्मित करता है वो सुपर ईगो होगा, जहाँ इच्छा शक्ति बुद्धि तर्क शामिल है उसको ईगो कहा जाएगा, जहाँ पे अचेतन मन, जहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ, जहाँ पे नैसर्गिक इच्छाएं शामिल होगी उसको ईद कहा जाएगा। ईद एक प्रकार की पशुवत व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है? पशु जैसा व्यवहार करता है ईद। जैसे अगर कोई व्यक्ति जाता है कहीं पर तो उसके मन में आता है कि भाई अगर मान लीजिए वहाँ पे मकान घर है और उस घर में लॉक लगा है, ताला, ठीक है, और एक व्यक्ति जा रहा है तो उसके मन में कहा कि भाई लाओ यहाँ पे ताला तोड़कर हम इसको चोरी कर लें। अब जो उसके मन में ये विचार आया चोरी करने का, ये था उसका ईद। लेकिन फिर उसने सोचा कि यार अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे जो है दंडित किया जाएगा, समाज के द्वारा भी, कानून के द्वारा भी मुझे जो है दंड मिलेगा, चोरी मैं नहीं करूँगा। इसको रोका किसने? ईगो ने रोका। ईगो ने कहा कि ये गलत चीज़ें हैं। उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी इच्छाएं, उसके तर्क ने उसको मना कर दिया है चोरी करने से। ये इसका ईगो कहलाता है। और फिर उसके बाद सुपर ईगो था। सुपर ईगो का मतलब यह कि भाई सब कुछ छोड़ दो, संसार से मोह माया नहीं कहते जो, तृप्त हो जाना। तो सुपर ईगो जैसे सामाजिकता से जुड़ जाना, किसी चीज़ से ना मोह है ना कोई चीज़ की लालसा है ना, अपने में खोए रहना, समाज में सुधारने में लगे रहना, आदर्श जैसा बिहेवियर करना, सामाजिक जैसे व्यक्ति बने रहना, ऐसी क्रिया जो होती है सुपर ईगो में आती। तो सुपर ईगो में भी ईगो की भूमिका है और ईद में भी भूमिका है ईगो की। तो इस तरीके की बात किसने कहा था? फ्रायड ने, ठीक है। अच्छा आप बताइए सबसे पहले पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसी को मालूम है? व्यक्तित्व का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था व्यक्तित्व को? बोलिए। गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन ने, सबसे पहला व्यक्ति है फ्रांसिस गाल्टन ने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि ईगो ईद का वह भाग है जो वाह संसार के अनुमान और संभावनाओं से परिष्कृत होता है और उसका कालांतर में प्रभाव भी पड़ता है, जो प्राणी को उद्दीपक करने एवं उसमें इर्द गिर्द जमी परत के अंश के रूप में व्याप्त रहता है। ये बेसिकली फ्रायड की स्टेटमेंट है। फ्रायड ने सुपर ईगो के विषय में कुछ कहा। तो सुपर ईगो का वह भाग है जो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया का संभव बनाता है, जिसे सामान्य रूप से चेतना कहते हैं, यानी एक प्रकार से वो जागृत की अवस्था में रहता है। वो सुपर ईगो की बात करता है, सुपर ईगो की बात करता है, याद रखिएगा। देखिए जन्मजात प्रकृति है ईद। ये ईद जो है ना जन्मजात पाई जाती है। इसमें
वासनाएं होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, यह तत्काल सुख और संतुष्टि पाना चाहता है। मैंने बताया ना, चोरी करने से तुरंत वो संतुष्ट हो जाएगा, सुख उसे मिलेगा। यह पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है, यह पाश्चिकता का प्रतीक माना जाता है। बेसिकली ईद को एक प्रकार से अगर बात किया जाए अचेतन के रूप में, एक प्रकार से दमित इच्छाओं के रूप में देखने को मिलता है ईद हमें, ठीक है, जहाँ पे अचेतन आता है। एग्ज़ाम में आप लोगों से दमित इच्छाएं पूछता है, ऑप्शन में ईद नहीं देता है, आपको अचेतन देता है, याद रखिएगा। ईगो की बात करेंगे, सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह संस्कार, आदर्श, त्याग, बलिदान के लिए तैयार करता है और यह देवत्व का प्रतीक होता है। सुपर ईगो ईद और परम ईगो मतलब परा अहम, सुपर ईगो के बीच जो संघर्ष में मध्यस्थता है, उनके बीच उन्हें जो है जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। सुपर ईगो जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है, ये अहम मानवता का प्रतीक माना जाता है और जिसका संबंध वास्तविक जगत से होता है, जिससे अहम, दृढ़ और क्रियाशील होता है, वह व्यक्ति समायोजन में सफल रहता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व इन तीनों घटकों के मध्य समायोजन का परिणाम माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ईगो और ईद और सुपर ईगो के बारे में जिक्र किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में, तो सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्था के बारे में जिक्र किया है। मालूम है किसी को? बताइए जरा 5 अवस्थाएं। मेरी आवाज़ क्लियर है भाई? बताए। वेरी गुड, सही भाई, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको ये जो अवस्थाएं हैं याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आप लोगों से ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ये पूछे भी जाते हैं। तो इस तरीके से सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्था दिया। मौखिक अवस्था, इसी को मुखा अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक है गुदावस्था, जिसको गुदावस्था के नाम से जाना जाता है। फैलिक स्टेज, इसी को लैंगिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? लैंगिक स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसी में जो है बेसिकली 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये आप लोगों को भलीभांति तरीके से पता होगा। फिर उसके बाद लेटेंसी स्टेज होता है, इसको हिंदी में सुसुप्त अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद एक होता है जननांग अवस्था, जिसको जनेंद्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा सिगमंड फ्रायड के बारे में, सिगमंड फ्रायड के बारे में। ठीक है, अब इसकी आयु वगैरह को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए जरा एक बार, मुखावस्था कौन सी आयु है? 0 से 1.5 साल। 0 से 1.5 साल का, ओके। आगे बताइए, मुखा के बाद गुदावस्था की आयु वगैरह सारी आयु बताइए। स्क्रीन, चलो मैं बताता हूँ, आप सुनिए। देखिए, जो मौखिक अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा, पहला चरण है मौखिक अवस्था। शिशु जन्म से लेकर 18 महीने तक होता है, यानी 1.5 साल का आदमी जो है, बच्चा जो है मौखिक अवस्था या मौखिक चरण का अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मौखिक चरण में मुख्य बात करें, फोकस शिशु के मुख के माध्यम से आनंद प्राप्ति होती है। इस अवस्था के दौरान आनंद पैदा करने में, चखने में, चूसने में आवश्यकता प्रमुख होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली आपकी मौखिक अवस्था कहलाएगी। दूसरा है आपका गुदावस्था, ये दूसरी अवस्था मानी जाती है। 18 महीने से 3 साल की उम्र तक मानी जाती है। इस दौरान में शिशु के आनंद चाहने वाले केंद्र आंत और मूत्राशय की स्थिति से होता है। माता पिता इस अवधि के दौरान शौचालय प्रशिक्षण और आत्र नियंत्रण पर जोर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी गुदावस्था को बताया गया है। फैलिक स्टेज तीसरा चरण है, ये 3 साल से शुरू होता है आप लोगों का और 6 साल तक का चलता है। इसमें संवेदनशील जननांगों के केंद्रित की जाती है। ठीक है, हस्तमैथुन या दोनों लिंगों के आनंद का एक नया स्रोत बन जाता है। तो बच्चा जो होता है वो शारीरिक लिंग अंतर के अवगत होता है। ये बेसिकली फैलिक स्टेज के अंतर्गत आता है। इसी में फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात किया था लड़कों में, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात किया था लड़कियों में। जो लड़के होते हैं वो माँ से
यदि माता से अधिक प्रेम करते हैं, अधिक स्नेह करते हैं, कारण यही है कि उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो लड़कियां होती हैं वो पिता से अधिक स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं, इसका कारण है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है उनके अंदर। ठीक है, लेटेंसी अगर स्टेज की बात करेंगे, ये चौथा चरण होता है लेटेंसी स्टेज। ये 6 साल से लेकर शुरू होता है, 11 साल तक चलता है। इस अवस्था में शरीर का कोई सुख चाहने वाला क्षेत्र नहीं होता है, इसके बजाय सभी यौन भावनाओं को दबा दिया जाता है। इस प्रकार के बच्चे सामाजिक कौशल विकसित करते हैं, सहकर्मी और पारिवारिक बातचीत के माध्यम से आराम पाने में सक्षम होते हैं। ये लेटेंसी स्टेज होती है, सुसुप्त अवस्था इसको बोला जाता है। जननांग चरण जो होता है मनोलैंगिक विकास की अंतिम चरण है और ये 11 से लेकर 18 तक चलती है। कभी कभी आपको बता दिया जाता है 15 साल तक की भी किताबें मिल जाता है एस के मंगल की। और ये यौवन कह लीजिए आप, ठीक है, यौवन, क्योंकि यौवन बेसिकली 15 तक था। आप लोग तरुणाई अवस्था कल वाली क्लास में देखा था, तो वो बेसिकली यौवन तक भी चलती है, कहीं कहीं मिलता है तो कहीं कहीं 18 भी मिलता है, तो वयस्कता के पहुंचने के समाप्त हो जाती है। तो यौवन की शुरुआत जो होती है विपरीत लिंग के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मजबूत रुचि को दर्शाती है। तो मनोलैंगिक अवस्था में स्थिरता का अनुभव नहीं होता है, तो एक बार जब वह जननांग अवस्था में पहुंच जाता है तो एक संतुलित मनुष्य के रूप में विकसित होता है। ये 5 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट थी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है। मैं आप लोगों से प्रश्न भी आज शायद करवाया था, उसको भी आप लोग को जो है उससे संबंधित था, इन सभी से संबंधित था। बात करते हैं यहाँ पे कुछ किताबों के बारे में, सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड की किताबों के बारे में अगर हम बात करें तो एक किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, आपने नाम तो सुना ही होगा। 1 मिनट बताइए ज़रा, बताइए भाई। वेरी गुड, ध्यान रखेंगे सभी लोग आप। सिगमंड फ्रायड की बुक, और सिगमंड फ्रायड की जितनी भी बुकेज आपके सामने आएंगी, जितनी भी बुक आपको सिगमंड फ्रायड की मिलेंगी, आप ध्यान रखिएगा उसके जो है एग्ज़ाम में सिगमंड फ्रायड की बुकों को लेकर पूछा जा सकता है आप सभी से। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी यहाँ पे अगर देखें द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम करके। जब कभी ड्रीम वगैरह या सपनों की व्याख्या वगैरह की बात करेगा तो आप तुरंत जवाब किसका देंगे? सिगमंड फ्रायड का 1899 में लिखा गया था, 1899 में लिखा गया था। द ईगो एंड द ईद की बात होगी 1923 में लिखी गई थी ये किताब सिगमंड फ्रायड के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिटिकल की बात करें या साइको एनालिसिकल की बात करें, एनालिसिस की बात करें, ये मनोविश्लेषणात्मक परिचय की बात करता है। सिगमंड फ्रायड सन 1917 में किताब लिखी गई थी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिगमंड फ्रायड ने एक किताब लिखा था, कामुकता के सिद्धांत बताए थे, कामुकता के सिद्धांत, द 3 एस्से पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कामुकता के सिद्धांत पर 3 तरीके का निबंध था, तो 3 एस्से ऑन द थ्योरी, ठीक है, ऑन द थ्योरी सेक्सुअलिटी पर इन्होंने 1905 में किताब लिखी थी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद इनकी एक और किताब आई, काफ़ी फेमस रही वो किताब भी, उस किताब का क्या नाम था बताएं जरा कोई? आनंद सिद्धांत से परे था वो, आनंद सिद्धांत से परे था। तो बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल था 1920 में। कोई बच्चा शायद ज्वाइन हो रहा है आई थिंक, हाँ ठीक है, रितिका मैम समय पर ज्वाइन हो जाया करें। सर ये जो किसकी किताब? ये 1905 वाली है जो ऐसे वाली, ऐसे वाली, पूरा नाम क्या है? हाँ, 3 एस्से ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, हाँ ठीक है। और इसके बाद हमने अभी बात किया है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में कि आनंद सिद्धांत से परे, ये 1920 की किताब है, इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ एक किताब और आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट की बात करता है, यानी सभ्यता और उसके असंतोष की बात करता है, और ये किताब 1930 की है। ये 6 किताब इनफ है, काफ़ी है आप सभी के लिए, और यहाँ से ज़रूर आप लोगों से देखने को भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा, है ना। द अनकॉन्शियस का मतलब होता है, अनकॉन्शियस आप चाहे तो नोट कर सकते हैं,
वो 1915 में लाई गई थी। द अनकॉन्शियस 1915 में किताब बनाई गई थी, उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। हाँ, इस और एक आपकी थी ड्रीम साइकोलॉजी थी। ड्रीम साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में आता भी है, स्वप्न करके, स्वप्न मनोविज्ञान करके आता है। तो वो किताब थी 1920 में, जब बियॉन्ड द प्लेजर किताब लाई गई थी, उसी समय प्लेजर प्रिंसिपल किताब लाई गई थी, तो उसी समय ड्रीम साइकोलॉजी किताब भी लाई गई थी। साइकोलॉजी किताब भी लाई थी सिगमंड फ्राइड की 1920 में। सिगमंड फ्राइड की, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, याद रहेगा, बोल दीजिए एक बार। हाँ सर। अब अगर हम बात करते हैं इनके, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा फ्री एसोसिएशन के बारे में। फ्री एसोसिएशन किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। आप भी इसको ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है फ्री एसोसिएशन का। किसका कॉन्सेप्ट है? सिगमंड फ्राइड का, फ्री एसोसिएशन का। ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसका है? नोट हो गया, नोट कर लिया? फ्राइड का था। बस इतनी चीज़ें जो मैंने सिगमंड फ्राइड से बताया है, ये आप सब के लिए काफ़ी है। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जब व्याख्या का आधार बनाया गया, तो वह बेसिकली 3 आधार था। एक था व्यक्तित्व की संरचना, एक था व्यक्तित्व की गति, और एक था व्यक्तित्व का विकास। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, 1 2 3, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। ये यहाँ अगर हम बात करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, मन के आकारात्मक मॉडल के बारे में। तो मन के आकारात्मक मॉडल से जो तात्पर्य बना था मन के, ये व्यक्तित्व की संरचना की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब बना था कि वैसे पहलू से होता है जहाँ संघर्षमय परिस्थितियाँ को गत्यात्मक होती हैं। अतः इसे विस्तृत रूप से समझने के लिए फ्राइड ने 3 स्तर को विभाजित किया था। मन का आकारात्मकता मॉडल। देखिए, अब आकारात्मकता मॉडल जब पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग मत कह देना कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। आकारात्मकता मॉडल किसने दिया है? मन का आकारात्मकता मॉडल। एग्जाम में आप कभी मत कंफ्यूज होइएगा, ये सिगमंड फ्राइड का है। अब आप यूजीसी की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हाई लेवल पे शब्दों को भी देखेंगे आप। तो एक था चेतन, एक था अर्धचेतन, और एक था अचेतन। चेतन क्या होता है? मन का वह स्तर जिसका संबंध व्यक्ति की चेतना अथवा ज्ञान से होता है, वो चेतन होता है, उसे चेतन कहा जाता है। चेतन का मतलब जागृत होता है। चैतन्य, जैसे चैतन्यकरण का सिद्धांत किसने दिया? पाउलो फ्रेरे ने दिया था। पाउलो फ्रेरे ने वहाँ पे क्या बोला था? जागरूकता से बोला था। तो जागृत की अवस्था आप यहाँ पे समझ लीजिए रिलेट करके। तो इसमें व्यक्ति को जो कुछ भी कार्य करता है, यह कर रहा होता है, तो उसका ज्ञान होता है। इसको कॉन्शियस बोला जाता है, चेतन कहा जाता है। अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने की चेतना, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की चेतना होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेतन कहते हैं। अर्धचेतन क्या होता है? बात को समझिएगा। यह अचेतन और अचेतन मन के बीच की स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति किसी ज्ञान और बात की अपनी इच्छा अनुसार या कुछ प्रयास के द्वारा कभी भी याद कर सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एग्जांपल समझिए तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अलमारी में रखा किताब जब हम नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। फिर हम कुछ देर सोचने के बाद पता चलता है कि हमने किताब अपने दोस्त को दी है। तो हमने यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया? अर्धचेतन को। जैसे आप कभी कभी क्या करते हो, सर पे जो है हाथ रख लेते हो और सोचते हो कि भाई ये चीज़ें कहाँ पे है, हमने वो चीज़ें कहाँ पे रखी है, क्या वही आप जो क्रिया कर रहे हैं। जब कुछ प्रेशर डालने के बाद जब चीज़ें याद आ जाती है आप लोगों को, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी अर्धचेतन कहा लेती है। उसी को अर्धचेतन कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अचेतन के बारे में। अचेतन क्या होता है? मन का वह भाग होता है जो चेतन से परे होता है। अर्थात व्यक्ति के बहुत से विचार, इच्छाएं, संवेग आदि दबी अवस्था में पड़ी रहती है। अभी अभी आपने देखा भी है अचेतन के बारे में, वही चीज़ें हैं। और व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार उन विचार और ज्ञान की चेतना में नहीं ला पाता, तो उसे अचेतन का भाग मान लिया जाता है, वो उसे अचेतन कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको? आप गत्यात्मक देख लें। निद्रा और स्वप्न, देखो निद्रा की बात अगर हम करें, यहाँ पे निद्रा की बात करें तो वो इच्छा, संवेग, विचार आदि चीज़ें आपकी अचेतन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, निद्रा और स्वप्न तो वही चीज़ है, दोनों एक ही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। अचेतन को ही रिप्रेजेंट करेगा। निद्रा और स्वप्न।
क्लियर है? चलो आगे बात करें संरचनात्मक गत्यात्मक मॉडल पर। देखिए ये बेसिकली ये मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। ईद, ईगो, सुपर ईगो, मैं बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। किसी को अगर पता नहीं है तो पूछ सकता है इसमें से। बताइए मैडम। सर मुझे तो पता है, और लोग बोल। ओके चलो ठीक है, फिर आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। और एक आता है व्यक्तित्व की गतिकी। व्यक्तित्व की गतिकी की बात करें, हालांकि आप लोग जानते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मूल प्रवृत्ति के बारे में जिक्र किया इसने, चिंता मनोरचनाओं के बारे में बात किया। मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड ने बताया कि वैसे तो जन्मजात शारीरिक उत्तेजन से होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित होते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को 2 भागों में डिवाइड किया, इरोस और मृत मूल प्रवृत्ति। हालांकि इसको थेनाटोस भी कहा जाता है, लेकिन थेनाटोस का नाम जो आता है वो प्राइड का नाम आता है। किसका नाम आता है? फ्राइड का नाम आता है, प्राइड। थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन जूम कर लीजिए। यहाँ पे देखो इरोस कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जो भी नित्य क्रियाएं करता है, जो जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना इत्यादि, ये मूल प्रवृत्ति है, ये इरोस है। वहीं अगर मृत मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे थेनाटोस में, तो इसके अंतर्गत फ्रायड ने उन व्यवहारों को शामिल किया कि जो मानव के हानिकारक होता है, जो मानव के लिए हानिकारक होता है, अर्थात आक्रमणकारी व्यवहार होता है, वो बेसिकली क्या होता है? थेनाटोस होता है। ये फ्रायड ने बोला था। क्या बोला था? फ्रायड ने बोला था। फ्रायड ने चिंता, दुखद क्रिया के बारे में भी जिक्र किया है कि जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण में समन्वय खो देता है। अतः फ्रायड ने इसके 3 प्रकार बताए। एक वास्तविक चिंता बताया, और इस तरह की चिंता उत्पत्ति होती है बाह्य कारण से, जैसे आग लग जाए, भूकंप लग जाए, तूफान से, डर से इत्यादि चीज़ों से हमें दिखता है, तो वो बेसिकली वास्तविक चिंता होती है। एक होता है तांत्रिक तापी चिंता। इस तरह की चिंता से उत्पत्ति व्यक्ति के स्वयं के मानसिक विकारों से होता है, जो तांत्रिक तापी होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। नैतिक चिंता की अगर हम बात करेंगे, तो जब किसी व्यक्ति को समाज में क्षति होती है और वह अपना आपा खो देता है और वह नैतिक चिंता से ग्रसित हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या होता है? नैतिक चिंता होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 3 टाइप की चिंता भी इन्होंने बता दिया यहाँ पे। तो चिंता मूल प्रवृत्ति जैसी प्रक्रिया पर भी जिक्र करने वाला कोई व्यक्ति है, तो व्यक्तित्व की गतिकी में जिक्र किया है सिगमंड फ्रायड ने। बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सिगमंड फ्रायड तक? चलो रितिका मैडम बताइए। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र है कि सभी लोगों को समझ में आए। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। शरीर रचना सिद्धांत। आपने नाम सुना होगा शरीर रचना सिद्धांत के बारे में, और ये शरीर रचना जो सिद्धांत है, ये व्यक्तित्व के सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया गया है। व्यक्तित्व के सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया गया है। और आपको बता दूं, आपने नाम एक सुना होगा, क्रेस्मर, कहीं कहीं लिखा होता है, आपको बता दूं अगर मैं, क्रेस्मर लिखा होता है। और इन्हीं के साथ साथ एक विद्वान का नाम आता है सैल्डन। इन दोनों ने मानवीय व्यक्तित्व के आधार पर शरीर की रचना एवं क्रियाविधि को माना। अर्थात कहने का मतलब मेरा कि मनुष्य का शारीरिक गठन और उसकी शारीरिक गतिविधियां के आधार पर किसी गुण के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है, ऐसी बात इन्होंने कहा था। तो जरा देखिए आप लोग, शारीरिक गठन शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया, और यह शरीर रचना व्यक्तित्व के गुणों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। और इन्होंने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तियों के 3 भाग में डिवाइड किया था। गोलाकृति है, आयतकृति है, लंबाकृति में विभाजित किया। गोलाकृति वाले जो है होते हैं बेसिकली जो है प्रायः भोजन प्रिय, आराम पसंद करते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, परंपरावादी होते हैं, सहनशील होते हैं, सामाजिक होते हैं, हंसमुख प्रकृति के होते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? गोलाकृति वाले होते हैं। आयताकृति वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? ये रोमांच प्रिय होते हैं,
प्रभुत्ववादी होते हैं, जोशीले होते हैं, उद्देश्य केंद्रित होता है, क्रोधी प्रकृति के होते हैं, ये आयताकृति वाले होते हैं। लंबाकृति वाली व्यक्ति ये गुमसुम रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, अल्प निद्रा वाले रहते हैं, एकाकी, जल्दी थक जाने वाले होते हैं, ये निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। तो जरा आप लोग सोचिए, आप लोग किस में आते हो बताइए? आयताकृति में आते हो, गोलाकृति में आते हो कि लंबाकृति में आते हो? गोलाकृति में आते हो। अरे वाह, तब तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आप लोगों को रहना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्रेशमर ने कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस तरीके से किया। आपने अभी तक देखा है जो है लंबाकार में, इसका नाम भी कभी पूछ लेता है, एस्थेनिक बोला जाता है। सुडोलकाय में जो है एथलेटिक बोला जाता है। गोलकाय में पिकनिक बोला जाता है। मिश्रित काय की बात करें तो डायप्लास्टिक बोला जाता है। ये याद रखेंगे क्रेशमर महोदय के अकॉर्डिंग, क्रेशमर महोदय के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए जरा, लंबा काय, ऐसे व्यक्तित्व वाले दुबले पतले होते हैं, दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं, इनका भार लंबाई की अपेक्षा कम होता है और ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबा काय वाले होते हैं ये। एक सुडोल काय वाले व्यक्ति होते हैं। काय का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए जरा। काय मतलब शरीर, शरीर होता है ना, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। शरीर मतलब सुडोल शरीर वाले, ऐसे व्यक्ति हष्टपुष्ट होते हैं, शरीर स्वस्थ वाले व्यक्ति हैं। इनका कद ना तो अत्यधिक लंबा होता है ना ही अत्यधिक छोटा होते हैं ये, अर्थात स्वस्थ शरीर वाले होते हैं ये बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं और इसी कारण उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सुडोल काय वालों के, है ना। गोल काय वाले, ऐसे व्यक्ति नाटे मोटे होते हैं, इनकी गर्दन छोटी और मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हैं और खुश मिजाज व्यक्ति भी होते हैं। एक आध व्यक्ति को आप लोगों ने देखा भी होगा। एक मिश्रित काय वाले होते हैं। मिश्रित काय वाले व्यक्ति जो होंगे ये तीनों मिश्रित होंगे, उपयुक्त तीनों गुण विद्यमान रहेंगे इनमें तीनों गुण जो है विद्यमान रहेंगे, उसको मिश्रित काय बोलेंगे। क्रेशमर महोदय का है शरीर गठन का ये। सैंडल का तो अभी मैंने बताया आप लोगों का ये तीनों के बारे में, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं युग महोदय। ये देखो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं इनसे, ऐसा नहीं कि नहीं प्रश्न बनाए गए हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, 3 टाइप के व्यक्तित्व का इन्होंने वर्गीकरण किया है। अगर हम बात करते हैं अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं संकोची, एकांत प्रिय और लज्जा प्रिय और जल्दी घबराने वाले, आत्मकेंद्रित, आत्मचिंतन और असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अंतमुखी वाले व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति दूसरे से बोलने और मिलने में हिचकिचाते हैं, शीघ्र दुखी हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए भाई, एक पॉजिटिव भी है तो कहीं निगेटिव भी है, तो ये अंतर्मुखी वाले व्यक्ति हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं देख लीजिए जरा। बहिर्प्रवृत्ति वाले जो होते हैं व्यक्ति वो कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, आशावादी होते हैं, आक्रामक होते हैं, लोकप्रिय प्रवृत्ति वाले होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, समाज के कार्यों में इनका विशेष ध्यान रहता है। यह व्यक्ति मिलन प्रिय होते हैं, ये और खेल कूद में रुचि भी लेते हैं। ये व्यक्ति ये बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। उभयमुखी के अंतर्गत बात करें तो इस प्रकार के व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के जो व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं ये उभयमुखी में शामिल किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये रीट में एक बार प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। बहिर्मुखी अंतर्मुखी वाला किसने दिया गया था? बहिर्मुखी युंग कार्ल युंग जुंग भी कहीं लिखा मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? बताइए मैडम। हाँ सर, लिखा है। ठीक है, अब देखिए मूल्य की दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्प्रेगलर महोदय के बारे में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जितना मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है। सैद्धांतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, कलात्मक है। ठीक है, ये एग्जाम में कहीं पूछा ही नहीं गया कहीं पर भी, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके से। शरीर की उपस्थिति द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस महोदय ने किया था। ये आपने नाम सुना होगा हिप्पोक्रेटस के बारे में, सुना है हिप्पोक्रेटस? अरे भाई, हिप्पोक्रेटस एक यूनानी विद्वान है, ये बहुत फेमस है मेडिकल सोशल वर्क में। कफ वाले बताए ना, पित्त वाले, कफ वाले। हाँ,
इसमें अगर हम बात करें, ये औषधि विज्ञान के जनक कौन, बोलिए, औषधि विज्ञान के जनक कौन, बोलो, बोलिए। सर आपको आवाज नहीं आ रही? हिप्पोक्रेटस। हाँ, हिप्पोक्रेटस, हाँ। अरे शाबाश, लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, खुश कर दिया आपने। नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिप्पोक्रेटस, आपको बता दूं, इन्होंने स्वभाव के आधार पे ना व्यक्तित्व का विभाजन किया था, हिप्पोक्रेटस महोदय ने। आपको बता दूं, हिप्पोक्रेटस मानते थे कि मानव का व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। हिप्पोक्रेटस मानता था और कहता था कि जिसका एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। किसी भी द्रव्य का ज़रूरत हो या ज़्यादा या कम हो, ऐसे व्यक्तित्व से विकृति भी पैदा हो जाती है। तो इसने कहा था कि भाई जो है श्लेष्मी का नाम लिया था एक। बेसिकली आपको बता दूं मैं, ये शब्द भी देखो, ध्यान रखिएगा, ये भी शब्द आता है श्लेष्म एक टाइप का होता है। इसमें इसने कहा कि आलसी और सुस्त व्यक्ति होता है, आलसी और सुस्त व्यक्ति होता है। इसमें एक होता है विषादी, ये बेसिकली निराशावादी होता है। एक होता है क्रोधी, जिसमें क्रोध, चिड़चिड़ापन हमेशा भरा रहता है। कहाँ है ना। और एक आपका होता है आशावादी, जो सकारात्मक सोच वाला होता है। आशावादी जो सकारात्मक सोच वाला होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पीले पित्त वाले बोला गया गुस्सैल होते हैं, काले पित्त वाले बोले गए उदास मंदित निराशावादी होते हैं, रक्त वाले बोले गए आशावादी होते हैं, यानी सकारात्मकता वाले भी आप कह सकते हो इनको, और श्लेष्मा वाले जो होते हैं वो मंद स्वभाव के होते हैं, जो अभी आपने आलसी वगैरह को बताया है, सुस्त को बताया। देखो ऐसे भी शब्द में पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है, और ऐसे में भी शब्द में बनकर पूछे जाने वाले होते हैं। तो दोनों टाइप का पता होना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने इसको देखा, स्प्रेगलर महोदय के बारे में, इसने व्यक्तित्व के जो है मूल्य के आधार पे 6 भागों में इसको डिवाइड किया था, मूल्य को बताया था, राजनीतिक, धार्मिक, कालात्मक, सामाजिक, आर्थिक और सैद्धांतिक, है ना। ठीक है भाई, बताइए। जी सर। चलिए एक बात करते हैं, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों का उल्लेख किया गया, संतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो इन्हीं गुणों के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग में बांटे गए, सात्विकी, राजसी, तामसी। तो जो सात्विकी होते थे, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले सद्गुण की प्रधानता रखते थे। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होता है, निर्मल होता है, शांत स्वभाव का होता है, सात्विक वाला। एक राजस्वी वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले सबसे ज़्यादा रजोगुण की प्रधानता होती है। ये व्यक्ति साहसी और आक्रामक और दबंग प्रकृति के होते हैं। तामसी वाले, ऐसे व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति आलसी, क्रोधी और अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, तमसी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शरीर रचना के आधार पे मैंने सेंडन के अकॉर्डिंग बता दिया है आप लोगों को, इसमें कोई ज़रूरत बताने का है नहीं। फिर मैंने वहाँ पे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए क्रेशमर के अकॉर्डिंग भी बता दिया 4 टाइप के, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है ना। सर एक बार तामसी वाला दिखा दीजिए। तामसी वाला लो, देख लो, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैटल, यहाँ पे आरबी कैटल। अच्छा ऐसा करते हैं, एक मिनट,